अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़बीना और आप देखें प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन 25 दिसंबर जिस तरह हमारे लीडर, हमारे फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, उसी हवाले से आज प्रोग्राम में उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक न्यूज़ होती है कंटेम्प्रेरी हमारे पास, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से कहना चाहूँगी कि एक ऐसे लीडर जिन्होंने टू नेशन थ्योरी के हवाले से बात की और लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि हम दो अलग कौमें हैं। और हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान और इंडिया का क़याम हुआ, तो हम जो अब पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा इंतखाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था। क्योंकि आज भारत में जो मुसलमान मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा उनमें मौजूद है, वो तकालीफ का शिकार हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक जो बहुत ही फेमस कोट है, वैसे तो उनकी हर जो अल्फाज थे वो हमारे लिए आज भी उसमें एक सबक मौजूद है। लेकिन आज इस तरह 25 दिसंबर को हमारे एक माइनॉरिटी ग्रुप का भी इवेंट है, वो भी अपने इवेंट को जोशो खरूश से मना रहे हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही कहना था कि पाकिस्तान का क़याम ज़रूर एक इस्लामी मुल्क के ऊपर होगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स होंगे उनको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इक्वली जो इजाज़त दी जाएगी और किसी भी किस्म का उनका जो फंडामेंटल राइट होगा उनसे नहीं छीना जाएगा। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा, जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में होता है अनफॉर्चुनेटली। आज के प्रोग्राम में हम कुछ स्टैट्स के ऊपर भी बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा जो कि हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। साथ ही साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा इदारा जिसकी स्टैट्स जो हैं वो जेन्युइन उसको जेन्युइन कहा जाता है और उन्हीं स्टैट्स को इस्तेमाल किया जाता है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। लेकिन कुछ स्टैट्स हैं जो कि पर्टिकुलर ट्रेड के हवाले से हैं, उसमें क्यों तजाद पाया जा रहा है, इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। और क्या स्लाइटली जो चेंजेस दोनों में देखी जा रही है, डिफरेंस देखा जा रहा है, क्या इससे कुछ असर होगा या उनकी जो एक ऑथेंटिसिटी उनके ऊपर, दोनों के ऊपर सवाल रेज होगा, क्या मामला होगा, इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ ही साथ मजीद और भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक खबरों के हवाले से नजर डालेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम शहजाद साहब, सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से कुछ अल्फाज मैं चाहूँगी कि आप उनके हवाले से कहिए। अब देखिए जी, एक बड़ी अच्छी सेइंग है एक वेस्टर्न जो है वो राइटर की, वो ये कि कुछ लोग होते हैं जो कि दुनिया में बेसिकली एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा जो है वो चेंज करते हैं और वो बेहतरी के लिए करते हैं। तो वो बेसिकली कायद आज़म को उन्होंने जो है वो एक तरह से रेफ़र किया था कि जी ये उन लोगों में से हैं जो दुनिया का नक्शा चेंज करते हैं और जो है वो बेहतरी के लिए जो है वो कौमें जो है वो क्रिएट करते हैं, कौमों को बिल्ड करते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो इस पाए के थे जिन्होंने हमें जो है ना सिर्फ एक चीज़ करके दिखाई कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, उसको मुमकिन कैसे किया जाता है, एफ़र्ट्स के थ्रू, परसिवरेंस के थ्रू, किस तरह से डिटर्मिनेशन जो है आपको हर चीज़ हासिल करवाती है। तो ये सब कॉन्टिनेंट की मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जो है वो जीत है कि इस तरह के उसको लीडर्स मिले हैं जिसमें कायद आज़म जो है वो उन्होंने पूरा नक्शा जो है चेंज किया और कौमों को जो है बिल्ड किया और हमेशा जो है वो कहते हैं ना ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है ना, ये फेथ और डिसिप्लिन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारी कौम पढ़ तो रही है, बचपन से देख भी रही है, बहुत सारी जगहों पे कोट लिखी होती है, लेकिन यही यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हमारी कौम से प्रॉब्लम यही है कि हमारे फोर फादर्स जो हैं, जिसमें हमारे लीडर कायद आज़म हैं, उसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान हैं, इल्लामा इकबाल, हमारे जो है हम खुशकिस्मत हैं कि इतने बड़े शायर और इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बेसिकली रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये हमारे लाइफ का जो है ये कह लें कि मकसद होना चाहिए कि इन्होंने जिस तरह से हमें सबक दिया है, क्योंकि वो कहते थे ना कि जी हम तो जो है वो उन्वान थे, आप जो हैं बेसिकली उसका दास्तान है पूरी, तो वो हम नहीं समझ सके अभी तक। मैं आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप चले जाएं, कराची कायद का शहर है, ऑफ कोर्स आपका गुजर भी होता होगा, 3 तलवार आपने देखी है जगह, उस पर यही 3 अल्फाज लिखे हैं ना, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। और वहीं पर ही आप देखें कि क्या हो रहा होता है कि जिस तरह से ट्रैफिक का हाल होता है, जिस तरह से लोग वहाँ स्टक होते हैं, जैसे एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे होते, तो हम टोटली ऑपोजिट हैं उसके। ये एक रियलिटी है कि हमने उस जो है लाइन को टो नहीं किया जो हमें करनी चाहिए थी। और आज इतना बड़ा दिन है, हमारे एक लीडर की जो है पैदाइश का दिन है डेफिनेटली, तो इस पे हम एटलीस्ट कोई रेजोल्यूशन दें अपनी। बिल्कुल, जिस तरह खुर्रम साहब आपने भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के 3 अल्फाज को जो है बात की, कहने में सिर्फ 3 लफ्ज़ है लेकिन इनमें कितनी ज़्यादा डेप्थ है। यूनिटी अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीटली मिसिंग है,
फेथ यानी ईमान अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मिसिंग है, डिसिप्लिन यानी तंजीम और मुनज़्ज़म लोग या ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल मिसिंग है। एक छोटी सी अगर मैं बात कर लूँ, कहीं पे भी हम चले जाएं वहाँ पे क्यों नहीं बनाना जो है लोगों को पसंद होता है। आजकल लोगों से बच्चों को बदतमीज़ कर दिया है। मतलब मैं अगर ये कहूँ, बहुत ही अजीब सी बात है, पेरेंट्स देखते हैं अगर कोई बड़ा या बूढ़ा आ गया है तो आप उनको कह दें कि खड़े हो जाएं, आप उनको बैठने की जगह दे दें। ये बहुत छोटी बातें लोगों को लग रही हैं, लेकिन यही मोरल करप्शन की तरफ हमें लेके जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही बात है। और देखें ये जो हमें पूरी एक लाइफ को गुजारने के तरीके बताए गए हैं, चाहे वो हमारे पैगंबर से हों और चाहे वो हमारे फिर लीडर्स से रिफ्लेक्शन हो उसकी, ये तरीके वेस्ट और इवन वो कंट्रीज़ जो बिल्कुल ये कह लें कि उनके पास भी फादर्स थे, उनके अच्छे रहे हैं, पर उन्होंने ना इस सबक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया और अपनी जनरेशन को उसके ऊपर बिल्ड किया। और आज देखें कितना डिसिप्लिन है और किस तरह से वो यूनिटी है उनमें, किस तरह से वो एक दूसरों का ख्याल रखते हैं। इंसान की सबसे ज़्यादा जो है कीमत है, इंसान की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। हमेशा और एजुकेशन की भी बात की है। इवन जानवरों की भी बहुत वैल्यू है, पूरी जो हयात है सबकी बहुत वैल्यू है। तो ये हमारे पास सारा ट्रेजर है, लेकिन क्या फ़ायदा है इस ऐसी दौलत का जो हम इस्तेमाल ना करें और बेहतरी अपनी ना लेकर आएँ ज़िंदगी में और उसका अपोजिट लेके चलें, तो हमारा हाल जो है वो फिर वो होगा। बिल्कुल खुर्रम साहब, कई प्रोग्राम्स में आपने एजुकेशन की भी बात की है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी के जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मदद की, उन सब ने भी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये डिसिप्लिन एजुकेशन से ही आ सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं अपेरेंटली तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं स्कूल में, लेकिन वो मुनज़्ज़म नहीं है, उनमें तंजीम नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या टीचर्स जेन्युइन नहीं है या पेरेंट्स अपनी औलाद को तरबियत ठीक से नहीं दे रहे? दोनों का प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना ट्रेनिंग द ट्रेनर्स वाली जो बात है कि वो माँ बाप हों या टीचर्स हों, आज जो टीचर्स की क्वालिटी है या आज वो माँ बाप का जो माइंडसेट है वो वैसा नहीं है जो कि एक जनरेशन को बिल्ड करने के लिए चाहिए। इसलिए कि वो एक आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी शुरू की जो एक जनरेशन गई है, उसने जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन को बिल्ड किया है, उसने फिर अपने आप को वैसा बिल्ड नहीं किया कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस तरह से इनकलकेट कर सके ये सारी बेसिक्स उसके अंदर, ये फंडामेंटल्स उसके अंदर। कि एक सोसाइटी में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये बात बहुत बड़ी है कि माँ बाप हैं, वो बच्चे को ये कहते हैं मिसाल के तौर पे कि जी आप बेटा ये खाना है ना आपका, किसी को देना मत, किसी से शेयर मत करना, ये तुम्हारा है, किसी से ये बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। आप ये कहें कि बेटा तुम्हारे साथ जो डिजर्विंग हो शेयर करके खाओ, ये थोड़ा सा और ले जाओ। पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि तो वो क्या कह रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ कि जो माइंडसेट है ना, ये वो वाला बिल्ड ही नहीं हुआ है टीचर्स का भी और आपके पेरेंट्स का भी। तो उनका अगर माइंडसेट नहीं होगा तो बच्चे का कसूर थोड़ी है। बिल्कुल खुर्रम साहब, आई विश कि जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अल्लाह करे वो ये छोटी छोटी चीज़ों को रियलाइज़ करें और अपनी औलाद को उनको डिसिप्लिन बनाएं और तरबियत जो है वो उनको ज़रूर अच्छी तरबियत दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स दोनों अहम इदारे हैं हमारे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अमूमन हर सहाफ़ी भी रिलाई करता है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी रिलाई करते हैं, लेकिन दोनों इदारों में तजाद ये कैसे? फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान इंपोर्ट डाटा की, वो अमाउंट US डॉलर्स में मिलियंस में जो अमाउंट आ रहा है, वो अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जुलाई 2021 का दिखा रहे हैं 5399, जबकि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का दिखा रहे हैं 5601। तो ये दोनों में डिफरेंस किसको जेन्युइन माना जाए, किसको समझा जाए कि एग्जैजरेट किया है? अच्छा देखें, इसमें ना डेटा जो है वो रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम है, डेटा एक्चुअल है या नहीं वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एक बोतल अगर बिकी है या बोतल एक्सपोर्ट हुई है या बोतल इंपोर्ट हुई है, वो एक ही बोतल है, उसकी एक प्राइस है, ठीक है। इसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स का फ़र्क है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, एक सेंट्रल बैंक है, एक स्टेट बैंक है, जिसके पास वो ये करता है। ये मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताता हूँ। इसके अंदर होता क्या है कि ये PBS जो है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका काम ज़्यादातर सारे नंबर्स एक्यूमुलेट करता है इकोनॉमी के, खासकर महंगाई के और साथ साथ महंगाई के, पॉवर्टी के, एम्प्लॉयमेंट के, ये पूरा जो इकोनॉमिक डेटाबेस होता है ना डेटा बैंक, ये पूरा PBS के पास होता है। स्टेट बैंक का थोड़ा सा डिफरेंट काम ये है कि स्टेट बैंक ट्रेड का डेटा, दुनिया बाहर हम किसी के साथ ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, उसका डेटा, बाहर से डॉलर आ रहा है जा रहा है बाहर, उसका डेटा, और कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम का जो डेटा है वो उसके साथ मोटी मोटी चीज़ें वो देखता है। होता ये कि एक बॉटल अगर मैंने एक्सपोर्ट की है तो कस्टम्स के पास डेटा होगा, उसका कस्टम्स के पास सारा डेटा होता है कि बॉटल इंपोर्ट हुई है, तो वो डेटा आता है PBS के पास। अब वो इंपोर्ट का डेटा तो आ गया, उसके साथ स्टेट बैंक क्या करेगा कि बॉटल अगर इंपोर्ट हुई है तो उसकी आज पैसे पे हुए हैं, वो कैश फ्लो की बेसिस पे
उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर वो अफगानिस्तान को चीज़ें जाती हैं, वो स्टेट बैंक शायद उसको नहीं अकाउंट फॉर करता। फिर वो जो कुछ जो इकोनॉमिक एक्सपोर्ट जोन्स हैं उसका डेटा रिकॉर्ड नहीं करता शायद, या वो बहुत डिले के साथ करता है। अच्छा, टाइमिंग डिफरेंस है, कैश फ्लो का डिफरेंस है, अच्छा, ठीक है, प्रोविजन वर्सेस प्रोविजनल नंबर्स होते हैं। ये कहने के मैं चाहूंगी आप जरा इसको मजीद और इलैबोरेट करें, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के स्टैट्स के हवाले से, पर्टिकुलरली कि क्या कोई कन्फ्यूजन है या दोनों की ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज होता है। इसके ऊपर खुरम साहब बता रहे थे कि ऑथेंटिसिटी के ऊपर टेक्निकली तो क्वेश्चन रेज नहीं होते, लेकिन कुछ पैरामीटर्स है जिसकी वजह से शायद डाटा डिले भी होता है। साथ ही साथ कुछ डाटा कोई अगर एक इदारा रिपोर्ट नहीं कर रहा होता तो दूसरा इदारा इसमें रिपोर्ट कर रहा होता है। आप मजीद भी इसको जरा इलैबोरेट करें। देखिए, उसमें यही होता है कि कैश फ्लो बेसिस पे कि क्या पेमेंट्स आ रही हैं और क्या जा रही हैं, वो स्टेट बैंक के पास होता है, क्योंकि वो बैंकिंग के थ्रू पेमेंट्स हो रही होती हैं। तो स्टेट बैंक का डेटा होता है। जो पीबीएस है उसके पास जो है वो कस्टम्स का डेटा है कि जी एक्चुअल इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुई है। तो ये डेटा में टाइमिंग डिफरेंस हो जाते हैं, क्योंकि पेमेंट्स कभी बाद में भी आ सकती हैं, लेकिन स्टेट बैंक में जितनी आ चुकी होती हैं वो उस पर शायद रिपोर्ट कर देता है। ये फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को एक साथ काम करना चाहिए और रिपोर्टिंग भी जल्दी होनी चाहिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट को डेटा दे देता है, फर्स्ट या सेकंड को डेटा उसका आ जाता है। यानी उनका तो टाइम का मैं वही कह रहा हूँ ना, उनका वो जल्दी दे देते हैं, उनके पास फॉरेन कस्टम से सबसे डेटा आ रहा होता है कि भाई आज ये इंपोर्ट का ऑर्डर हुआ है या ये एक्सपोर्ट का हुआ है, तो उसका डेटा आ रहा है, इस महीने का हुआ है। स्टेट बैंक देता है आधे महीने के भी बाद जाके, 15 दिन के बाद जाके, जो कि बहुत डिले है ना। होना ये चाहिए नंबर 1 कि एक डेट पे होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए कि सेकंड थर्ड को या फर्स्ट 5 डेज में आपका डेटा आ जाना चाहिए। नंबर 1, ये आइडियल चीज नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया में होता है, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं कंसेंसस साथ हो। मैं इसी पे आने लगी थी खुरम साहब कि क्या कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह क्यों है, आपको जरूरी है। बिल्कुल, देखें, जब आपके पास डेटा टाइम पे आएगा और डेटा सही आ जाएगा। सही से मुराद सही तो होता है, लेकिन वो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। अगर डेटा का एक पर्सपेक्टिव सही आएगा तो जो पॉलिसी मेकर है, जो डिसीजन मेकर है, जो बिजनेस देखता है, जो कॉर्पोरेट देखता है, वो सारी डिसीजन लेते हैं ना उस पर। डॉलर का इंपैक्ट पड़ता है उस पर कि जो इतना हो गया। अब देखे ना हुआ क्या था, $8 बिलियन की इंपोर्ट का नंबर आया था लास्ट में, 7.9 लास्ट वाले नवंबर की बात कर रहा हूँ। एकदम से खलबली मच गई, इतनी इंपोर्ट्स हो गई हैं और वो डॉलर पे इंपैक्ट पड़ा। फिर कि जी ये तो इतनी इंपोर्ट होने जा रही है तो डॉलर और महंगा हो जाएगा, वो हो भी गया था, ठीक है, तो नुकसान हुआ ना। ये बाद में आया डेटा स्टेट बैंक का, वो तो कम है, एक्चुअली कम नहीं है, वो आगे जाके नॉर्मलाइज होगा, एडजस्ट होगा आगे जाके महीनों में। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो सिग्नल है ना मार्केट को देना इन्फॉर्मेशन का, ये कोई एक सोर्स हो या फिर दोनों सोर्सेस हैं, तो एटलीस्ट पास बिल्कुल क्लोज है। अच्छा, ये अभी का इशू नहीं है, ये आज से पता नहीं 10 साल पुराना इशू है। नहीं, फिक्स नहीं। जी, ये 2015 में भी ये प्रॉब्लम थे, 12 में भी ये था कि स्टेट बैंक कुछ और डेटा आ रहा था होता है और इसका पीबीएस का डिफरेंट डेटा होता है। $1.5-2 अरब का फर्क पड़ता है पूरे साल में। फिर जाके रिकंसिलिएशन कहाँ होती है, या तो 6 महीने में या फिर ईयर एंड पे होती है। तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाहता हूँ। जब लॉस हो चुका ऑलरेडी, या फिर ये डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग के हिसाब से भी, और आपकी जो है ना किसी एक सोर्स से ऑथेंटिक जो है डेटा है और पूरा कंप्लीट डेटा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किसी कोई हल होना चाहिए इसका। ठीक है खुरम साहब, मज़ीद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो हुकूमत में हमने देखा कि इस वक्त बहुत सारे इश्यूज जेन्युइनली हो रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली जारी हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के 5 माह में $4 अरब 60 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज लिया है, और आप देख रहे हैं कि कर्ज लेना और फिर उसके साथ ये बहुत बड़ा मामला है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जी, देखें, रफली कोई मेरे ख्याल में एक नंबर ये है कि 3 सालों में पिछले गवर्नमेंट ने आई थिंक $38 बिलियन आई गेस कर्ज लिया है, 29 रीपे किया है। नेट बेसिस पे कर्जा ज़्यादा ही है नेचुरली, क्योंकि ये हम ट्रैप में पहले से फंसे हुए हैं, अभी का नहीं है कि जी पिछले जो बड़े कर्जे लिए गए हैं उन कर्ज़ों को वापस देने के लिए भी कर्जा लेना है, और जो नए प्लान्स हैं हमारे उसके लिए भी कर्जा ऐड किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये कुछ साल तक चलेगा, कुछ साल नहीं बल्कि पता नहीं कितने साल तक चलेगा, बहुत साल तक चलेगा, जब तक हम अपने रिसोर्सेज को सही से बैलेंस आउट नहीं करेंगे। यानी कि हम या तो अपना जो फिस्कल बैलेंस है वो नेगेटिव है, यानी कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और आमदन बहुत कम है। तो आपको क्या करना चाहिए, आमदन को बढ़ाना चाहिए
और यहाँ opposite अखराजात हो को रहा कम है। करना चाहिए। जी। तो ये सोचता भी कोई नहीं है, ये सोचना चाहिए कि क्या हम सरप्लस का सोच सकते हैं कभी जी। कि फिस्कल सरप्लस हो, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा हो खर्चे कम हो, होना तो जी, यही चाहिए। बिल्कुल। जो पैसा बचेगा फिर वो लगे डेवलपमेंट में। हमने ये सोचा भी नहीं, हम बजट बना स्टार्ट ही खर्चे से करते हैं बजट का, ठीक। कि जी इस साल का बजट है तो 10 रुपए यहाँ लगेंगे, 20 रुपए यहाँ लगेंगे, 30 रुपए यहाँ लगेंगे, इसमें से सिर्फ 10 रुपए आएंगे टैक्स के, तो वो तो हमेशा, और बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ से आएगा, कर्जे से। जी। तो पॉइंट ये है कि वो कर्जे वाला माइंडसेट भी हमारा बना हुआ है। दूसरा, इतना आसान भी नहीं है कर्जों से छुटकारा हासिल करना, बहुत हमें पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि कर्जे बिल्कुल कम से कम हो। ये सब कुछ हो सकता है, ये सिर्फ प्रायोरिटीज की बात है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज की बात है, प्लानिंग की बात है, बैठ के सर जोड़ के इसी पे काम करने की ज़रूरत है, बाकी सब भूल जाएं कि जी हम देखिए कर्जा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्जा अलवीना जब आप लेते हैं तो वो कहा जाता है कि अपना मुस्तकबिल जो है वो आप दाव पे लगा रहे हैं, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें कि सबसे पहले हम कर्जे को कैसे कम करेंगे। एक तरफ उसका लिंक पता किसके साथ है, फजूल खर्चों के साथ। बिल्कुल। फजूल खर्चों में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का साइज बहुत बड़ा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आता है हमेशा साइज बढ़ता गया है गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट जब भी आती है वो साइजेस बढ़ाती है हमेशा, हमें उल्टा कम करना है। पेंशन बॉम्ब एक इतना बड़ा इशू है, आपको अंदाजा है। ये बहुत सारे एडवाइजर्स की तरफ इशारा है या नहीं, ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी इशारा है? देखिए सब शामिल है ना, मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म किसी को हम नहीं कर सकते, हम सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, एज अ कॉम भी और जो करते धरते हैं वो भी, सारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, ज्यादा क्वेश्चनेबल है जो कि हम अपनी तरफ बिल्कुल जो भी पॉलिसी मेकर है, इन सबको रियलाइज करना चाहिए ये एक्चुअली वो कहते हैं ना क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, ये सामने नजर आ रहा खतरा। अगर हम ये कहेंगे ना नहीं यार सब कुछ ठीक है और बस जी ये एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव है, एक खास जो है पर्सपेक्टिव है, ये नहीं है सही बात। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तूफान आता है तो हम अपना सर जो है वो मट्टी में घुसा देते हैं ना कि जी हम बच जाएंगे, ये सबसे बड़ी भूल होती है। उस तूफान का सामना करना है तो कोई स्ट्रैटेजी हो कि कैसे सामना करना है इस तूफान का ना। तो पॉइंट ये है कि कर्जों को हमने सबसे पहले हैंडल करना है, क्योंकि कर्जों को हैंडल कर लिया हमने, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होगी कि कर्जों को रीपे भी कैसे करें और किस तरह अपनी कैपेसिटी क्रिएट करें कमाने की, अर्न करने की, रेवेन्यू की, इन कर्जों को कम से कम करें, रिलायंस इस पे कम हो, हमारा एक आम आदमी जो है इस काबिल हो जाए कि आपकी जो है वो उसकी अर्निंग्स बढ़ जाए, उसके इनकम बढ़े। तो जी, तो बात यह है कि एक तो कर्जों को कम करना, वेस्टेज जो है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पेंशन बहुत बड़ा बॉम्ब है इस वक्त, उसको हैंडल करने की हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पता क्या होगा, आप कर्जे कम भी कर लेंगे ना तो पेंशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि पता नहीं आने वाले कितने सालों तक आपका टैक्स जो है वो उस पर जाता रहेगा। तो आपको उसको कम करना है, तो साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम करें, क्योंकि साइज अगर गवर्नमेंट का कम नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी का साइज कम नहीं होगा, ओवरऑल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है। ब्यूरोक्रेसी की आपने इस वक्त बात की खुरम साहब, ब्यूरोक्रेसी के और भी मजीद बहुत सारे इश्यूज है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं अपेरेंटली तो वो कह रहे होते हैं कि हमारी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मरात उनको मिलते हैं, गाड़ी होती है और मजीद उसमें पूरी हर लग्जरी उनको लाइफ की दी जाती है। मैं ऑफिसर्स की बात कर रही हूँ, ब्यूरोक्रेट्स की हाई लेवल की, लेकिन आप देखें ना कि कितना बड़ा रेवेन्यू उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। नहीं देखें, बात ये कि ये बात सही है कि उनकी मुराद शायद हम ये थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड है, एग्जैजरेटेड नंबर है ये थोड़ा, कि जी वो जो ब्यूरोक्रेसी बहुत कमाती है, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि लिंकेजेस नहीं है, लेकिन खुरम साहब उसमें उनकी सैलरी तो एक तरफ आप कर दें, लेकिन उनके जो गाड़ी है, ड्राइवर है, घर है, फिर उनको कुक दिया हुआ, इतने सारे जो तो ये कह रहा हूं, एक बंदे के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसके बाद फिर नहीं हर किसी के पास नहीं है ना। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, एक 22 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसकी एक डिफरेंट चीज है, और जो एक बेचारा 10-12 ग्रेड का ऑफिसर है, वही बात आ गई ना जो आप भी कह रहे हैं कि जो नंबर्स गवर्नमेंट में, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, गवर्नमेंट में हो, मसला क्या है? मसला ये है कि हम ओवरऑल गवर्नमेंट का साइज बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है या नॉन ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं रहा। अच्छा दूसरा पता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चाहे रेगुलेटरी माइंडसेट हो, ब्यूरोक्रेसी का हो, पॉलिटिशियन हो, या जो भी हमारे जो रेलेवेंट इदारे हैं सारे, इन सब का माइंडसेट पता है एक जगह रुका हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है, तो हमने उनको अपग्रेड भी नहीं किया कि वो नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिविल सर्विस इनोवेटिव जो है उनमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो तो हमने किया ना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर। देखें मैं ये कह रहा हूँ कि बात यह है कि हमने उनको अपग्रेड भी नहीं किया, उनको इस काबिल भी नहीं किया कि वो नई दुनिया में compete कर सकें, और इस पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं, जो डिलीवरी है लोगों को देना है, वो नए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो एफिशिएंटली दे सकें। तो पॉइंट ये है कि हमने उनको अपग्रेड नहीं किया, दूसरी तरफ यानी कि रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए ना, दूसरी तरफ बेचारे लोग जो सफर कर रहे हैं और हमारी वहाँ कॉस्ट लगती जा रही है, और वो उसकी KPIs ही नहीं है, परफॉर्मेंस ड्रिवन ही नहीं है कोई चीज़। आपको मैं ये कहूँ कि जी आपके
एक साल में ये अब ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि हर मिनिस्ट्री के साथ बैठ के परफॉर्मेंस KPIs बनाए हैं कि जी आपने एक साल में ये करना है, 6 महीने में ये करना है, नहीं किया तो आपने मुझे जवाब देना है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। पॉइंट मेरा ये इसी पे बिल्ड करना चाहिए हमें कि जी आने वाले सालों में जो भी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, सब गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करती है मैं आपको ब्यूरोक्रेसी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है ना 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस, वो 1924 से जो है इंपोर्ट किए हुए गोरों के जमाने के। उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें पॉलिटिशियन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पावर जो है उसके पास नहीं है। लेकिन दोनों इंटरवीन कर रहे होते हैं एक दूसरे के काम में और मामलात में। और ब्यूरोक्रेसी की जहाँ पर बात आती है, ब्यूरोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में मलाइन भी कर रही होती है हुकूमती इदारों को, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की जो डोरे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, और पुरानी ब्यूरोक्रेसी जो है नई हुकूमत को तंग करती है, कभी किसी हुकूमत को तंग करती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम्माद अजहर साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ जो गैस की शॉर्टेज का मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कड़ी तनकीद का निशाने का सामना करना पड़ रहा है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ऑफ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे मल्टीपल इशूज़ के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की। खुरम साहब, आप एक और पॉइंट ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखें ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो अलविना सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना स्टेट के और लोगों के बीच में, जी, ये इसका कस्टोडियन कौन होता है, इसको कौन जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी ही होती है। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पाए के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज भी हैं। आप यकीन करें, इंडिया ने तो अब शुरू किया ना वो IAS और PAS, ये हमारा PS था, उसका IAS और IAS पता नहीं क्या क्या शुरू किया उन्होंने। ये हमारा 60, 70, 80 का कैडर्स जो थे ना ब्यूरोक्रेसी के, ये टॉप नॉच थे और आज भी हैं कुछ लोग उसमें। ये हम नहीं कह सकते कि जी ब्यूरोक्रेसी ही जो है वो खराब है। हर जगह लोग खराब और ठीक हैं। आज आपके टीचर्स अच्छे हैं, आज आपके लॉयर्स बेहतर हैं, आज आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े बेहतर हैं। आप पूरी सोसाइटी की फैब्रिक की बात करें, क्यों आप एक किसी को पकड़ के ये कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है? अरे बाबा, वो कस्टोडियन है सबसे बड़े, जो बड़े मामलात हैंडल करने वाले हैं ना, अगर वो फिक्स करने की कोशिश करें तो फिर जो नीचे के इंस्टीट्यूशंस हैं या जो उनके साथ इंटरकनेक्टेड है वो इदारे भी दुरुस्त होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर टॉप पर ही सारी खराबी होगी, ये बिल्कुल नहीं कह सकता, ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का कोई मसला है या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही जो है ना वो जिम्मेदार है। हम सारे जिम्मेदार हैं एज अ सोसाइटी, क्योंकि यहीं से लोग निकल के आ रहे हैं। अगर हमने लेकिन खुरम साहब, जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी भी होगी। वो एक अलग चीज है अलविना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक ब्यूरोक्रेट नहीं परफॉर्म कर पाता तो वो एक्चुअली पूरे सिस्टम का प्रॉब्लम है। वो एक ब्यूरोक्रेट का मसला नहीं है कि जी ये हमें रोक रहा है और ये हमें रोक रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। मैं ये देखिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको जो फैक्ट है कि हम सारे मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से लेकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी देख लें। आप प्राइवेट सेक्टर्स में हमारा सेठिया माइंडसेट है, इसको कैसे कहेंगे आप? नहीं, यूनिवर्सिटीज में अगर लेक्चरर्स को सामने बोल दो कि आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे, वो इतना ऑफेंडेड फील करते हैं। मैं ये कह रहा हूं उनको आप बोल दें कि रिफॉर्म्स पे काम नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं एज अ सोसाइटी हमने डिटेरियोरेट किया है, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट करें कि हमारे यहाँ जो तालीम का वैलिड है। लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ इशारा कर रही थी कि टेक्निकली एग्जीक्यूटिव बॉडी में कहां पर तो मैंने रूल ऑफ बिजनेस का आपको बताया ना कि रूल ऑफ बिजनेस जो है उसमें ही फ्लॉ ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास पावर अगर होती है थोड़ी सी, तो मिनिस्टर के पास पावर नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिनिस्टर वोट लेके आ रहा है। तो उसको देखिए, पावर और रिस्पांसिबिलिटी जब अलग अलग करेंगे ना आप, तो कभी भी डिलीवरी नहीं होगी। लेजिस्लेचर है ना, उसने लेजिस्लेशन। आपने मेरा पॉइंट शायद जी सुने, जब पावर और रिस्पांसिबिलिटी, आपने क्या कहा था कि विद पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी, ये कहा ना। मैं कह रहा हूं दोनों को अलग कर देंगे तो कैसे परफॉर्मेंस होगी आपकी? आपके पास पावर हो, मेरे पास रिस्पांसिबिलिटी हो। जब काम ना हो तो मुझे लोग खराब हुए और पावर आपके पास हो, तो ये कैसे फिर अकाउंटेबिलिटी होगी? मेरी बात समझिए, बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है। बिल्कुल करेक्ट। एवरीबॉडी इज इक्वली रिस्पांसिबल इन दिस। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो एक पूरा उनका काम है स्टेट को रूल करना, वो अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी रूल नहीं करती, नहीं हो पा रहा। नहीं, एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूशन तो करती है ना। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा है ना। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कैबिनेट आती है, कैबिनेट तो आती है, पर देखिए जुडिशरी, अगर जो 3 पिलर्स हैं स्टेट के, उसमें आप एग्जीक्यूटिव बॉडी को अगर काउंट करते हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। पार्लियामेंट आता है इसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर ब्यूरोक्रेसी इन्हीं के साथ इंटरकनेक्ट करती है। एग्जीक्यूशन कहां से होगी, कैसे होगी? डिफरेंट ट्राइब्यूनल से कैसे होगी एग्जीक्यूशन? एक और प्रॉब्लम ये है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ना वही लॉ मेकर्स हैं और वही एग्जीक्यूट करते हैं। ये अगर आप अलग कर दें ना कि जो लॉ मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ तो सारे इंस्टीट्यूट्स भी तो इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव ही लॉ मेकर है, वही लॉ बनाता है, वही एग्जीक्यूट करता है।
तो वो लॉ कैसे जो है इंडिपेंडेंट बनाएगा? मेरा ये बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है, इसको आप अलग अलग कर दें, लॉ मेकर्स को अलग लेकिन करें। ब्रिटिश लॉ हम लोग ब्रिटिश लॉ ही फॉलो कर रहे हैं और वो मैंने सारी ये कहा ना, चीजें वो ही स्टोन कर रहे एज हैं, का लेकिन हम लॉ, अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन ऑफ पावर्स एक तरफ हम कह रहे हैं मुल्क में है, लेकिन वो सेपरेशन ऑफ पावर्स या मैंने ये कहा ना एडमिनिस्ट्रेटिव कि पावर जो ठीक नहीं है। हमारे जो कॉलोनियलिज्म का एक जी। माइंडसेट जो चलता आ रहा है 1924 और 30 के हमने लॉज आज भी जी, रखे हुए हैं 1800 के चल रहे हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जी। भी और गवर्नमेंट में भी और एग्जीक्यूटिव में भी और आपके रूल ऑफ बिजनेस में भी सब चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो फिर वो कैसे आप आगे प्रोग्रेस कैसे होगी, मेरा यही पॉइंट है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेजॉरिटी के साथ लॉज में चेंजेस करनी लेकिन पड़ेगी, legislators खुद भी legislation नहीं करना चाहते कॉन्स्टिट्यूशन में मजीद। आपको जो है बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी बेहतरी के लिए। बिल्कुल खुरम साहब, ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेजिस्लेशन के ऊपर। इस पे कई बार मेरी जो है पॉलिटिशियन से भी बात हुई है लेजिस्लेशन को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं हम तो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तभी लॉ ऑफ टॉर्ट खोलें आप, वो वही है अंग्रेज का कानून, पता है जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट खोलें वो वही है, लेकिन वो कह रहे हैं हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। वो एक्ट्स ले आते हैं छोटे मोटे या फिर कोई और फर्दर अमेंडमेंट हो जाती है, लेकिन प्रॉपर लेजिस्लेशन जो है वो ठीक से नहीं हो रही है इस मुल्क में। इसलिए कि लेजिस्लेशन करना आसान नहीं है, पॉलिसी बनाना आसान नहीं होता और बेसिक जो आपका फ्रेमवर्क है लेजिस्लेशन का, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको ना दुनिया के साथ जो अब नई चीजें हो रही हैं, कंटेम्पररी लॉ के साथ, सोच के साथ कि कैसे प्रोग्रेस होनी चाहिए, कैसे आपको एक टिपिकल माइंडसेट से निकलना है, वो नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नजर आती है इस तरह के काम। बिल्कुल करेक्ट। खुरम साहब, हमाद अजहर साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अदालती हुक्म के बायस घरेलू गैस सार्फिन की तलब पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमाद अजहर साहब खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ पीटीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद हो रही है कि आपके अपने एमएनए जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं हमाद अजहर साहब को कराची के हवाले से, जो कैप्टन जमील साहब हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखें प्रॉब्लम तो है, टाइम पे अगर हम जो है गैस इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम पे देखिए टाइमली डिसीजन मेकिंग का बड़ा फुकदान हो रहा है, सब नज़र आ रहा है, प्लानिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर ये ना होता, अगर हमें पता है ना कि हर विंटर में हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है या हमारी गैस की सिचुएशन इस वक्त क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्नेस ऑयल की अभी जो रिफाइनरीज बंद हुई है, हमने लास्ट वीक भी बात की थी, जी। एक रिफाइनरी बंद होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट ना सिर्फ ऑयल के आउटपुट पे है जो आपको फ्यूल चाहिए बिजली बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, उसका फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगी आपकी, बल्कि आपके यहाँ गैस का भी जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिफाइनरीज के पीछे फील्ड्स भी हैं, तो वो गैस भी आपको नहीं मिलेगी। तो 500 MMCFD तक का, यानी कि आपकी जो टोटल डिमांड है या टोटल सप्लाई ले लें आप, 3.5 के करीब है MMCFD, जो कि किसी ज़माने में 4, 4.5, 5 होती थी, वो कम हो गई है। अब अगर आपको 15-20% उसका नहीं मिलेगा आपको विंटर में, तो आप क्या करेंगे? और बिजली आपके पास इतनी ज़्यादा है, लेकिन वो बनाएंगे कैसे आप, जब तक फ्यूल नहीं होगा। तो रिफाइनरी ये कहती है कि मेरे पास फर्नेस ऑयल ही तो बनाने के लिए है, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया ना, वो बहुत पीछे हैं हम रिफाइनरी में पूरी दुनिया से, इवन इंडिया बहुत आगे। तो आपने अगर रिफाइनरी में फिर फर्नेस ऑयल वो बनाते हैं जो बच जाती है चीज़, तो फर्नेस ऑयल ही कोई उठाएगा नहीं उनसे, और आप इंपोर्ट करेंगे फर्नेस ऑयल, लोकल से नहीं उठाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है कि ये कैसे हो गया। ये तो बेसिक चीज़ है कि आपकी लोकल रिफाइनरी अगर फर्नेस ऑयल बना रही है और आपकी पावर प्लांट्स के लिए वो बन रहा है, और आप उनको छोड़ के बाहर से जो है वो फर्नेस ऑयल मंगवाना शुरू कर देंगे, और वो भी PSO का मेरे ख्याल में वो कोई जहाज आया वो, उसे डेमरेजेस लग रहे हैं उसके जी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, मतलब ये क्यों हो रहा है? ये इतना बड़ा डिसीजन कैसे जो है आपने मिस कर दिया? ठीक है खुरम साहब, जिस तरह हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की, पार्लियामेंट की भी बात करते हैं, जुडिशरी की भी हमने कुछ बात की इसमें, तो उसी तरह यहाँ पे भी जो है एक ही मामला है जो कि जुडिशरी से उसका वर्डिक्ट आ रहा है या ऑर्डर आ रहा है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उसको पूरा करना है। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी खुद कह रही है कि आई कैन नॉट डू इट, तो अब इस सिचुएशन में आखिर इसका सोल्यूशन क्या होगा? मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव बॉडी ही जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ही इसकी जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही कानून वो रीजंस दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम जो है इसके ये कुछ पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा, और सिंध को भी पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं। देखिए रिस्पॉन्सिबल तो वही है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबल तो वही है ना, कि अगर मैं कहूँ कि जी मुझे एक पोजीशन मिली है और वो पोजीशन पे मैं काम नहीं कर पा रहा, या मैं अपने डिसीजन गलत ले रहा हूँ, या टाइम पे डिसीजन नहीं ले रहा, या मैं जो है कॉस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इकोनॉमी के ऊपर मजीद, वो डिसीजन ना लेके और गलत डिसीजन ले, देखिए गलत डिसीजन लेना कोई वो नहीं है, आपसे गलत डिसीजन हो जाए एक अलग बात है, इतना ग्लेयर, इतना जो है वो आपका बेसिक डिसीजन कि जी मैं बाहर से मंगवा लूँ कोई चीज़, मैंने क्योंकि डिमांड सोची थी और वो नहीं हुई और मैंने ज़्यादा मंगवा लिया जी। आप देखें फर्नेस ऑयल जो है ना, आपने इम्पोर्ट कर लिया है, आपकी अपनी रिफाइनरीज ये बनाती थी, तो आप ये तो कर सकते थे ना कि भाई हमने ये काम किया हुआ है, इस वक्त रिफाइनरी की ये डिमांड, ये आउटपुट है रिफाइनरी की, उनके पास इतना फर्नेस ऑयल है, यहीं से उठाना है, लोकल उठाए ना, आप अपना फॉरेन एक्सचेंज क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं, और बाहर से आ जाएगा और यहाँ वाला भी यूज़ नहीं होगा, तो इतनी बहुतात हो जाएगी आगे जाते हुए, फिर आगे आपके गैस के
कोल के, पानी पे और दूसरे जो है प्लांट आ रहे हैं बिजली के, तो वो तो फर्नेस ऑयल यूज नहीं करेंगे। तो ये फर्नेस ऑयल इतना हो जाएगा तो आपकी रिफाइनरी सेक्टर खतरे में पड़ जाएगा। फिर रिफाइनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई, उस पर भी हमने काम नहीं किया। पॉलिसी नहीं आई रिफाइनरी सेक्टर की, बातें हुई हैं, कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह हुए हैं, लेकिन रिफाइनरी पॉलिसी नहीं आई। अब उसमें से भी जो टैक्स लगेगा वो भी हो सकता है पब्लिक से लिया जाए, कस्टम ड्यूटी या जो ड्यूटीज लगती हैं उस पर, उनसे टैक्स लेके रिफाइनरी को जो मिलेगा उस पर वो अपग्रेड करेंगे। तो देखिए ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना, ये सही से प्लान नहीं हुआ हुआ। बिल्कुल, इसको आप जरा सही से प्लान करें ना कि जी किस तरह हमने अपने एनर्जी सेक्टर को मोस्ट प्रायोरिटी जो है ना वो एनर्जी सेक्टर आपको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। दो चीजें हो रही हैं, एक तो पॉलिसी पे फुकदान पड़ा हुआ है या लेट हो रहे हैं हम, या पॉलिसी पे हम जो है आगे नहीं जा रहे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे ताकि इन्वेस्टर कहे कि यार लॉन्ग टर्म पॉलिसी इससे यू टर्न नहीं होगा, या फिर लोकल जो मैनेजमेंट है आपकी फ्यूल की वो भी सही तरीके से नहीं होती। तो उसका मतलब क्या है कि आपका कंट्री स्टेक पर है, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से आपकी ग्रोथ रुक सकती है, पर्सपेक्टिव से हम अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी चलती है एनर्जी पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब। काफ़ी इन डेप्थ हमने आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की, मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर बात की। एनर्जी के हवाले से भी एक बार फिर फोकस खुर्रम साहब का इस ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर है। साथ ही साथ हमने कुछ बात अपने फादर ऑफ द नेशन के हवाले से भी की। 3 बहुत छोटे लफ्ज़ दिखते हैं पढ़ने में और सुनने में, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, लेकिन ये कितने ज़्यादा डीप हैं और कितने गहरे हैं, और हमारी ओवरऑल किसी भी हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क की प्रोग्रेस के ऊपर कितने ज़्यादा इसका इन्हिसार हो सकता है। हमें सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अपने जो नई जनरेशन के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी ये तमाम तर चीज़ों को ज़रूर सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा फेथ नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकेंगे। साथ ही साथ यूनिटी नहीं होगी तो हम ग्रो नहीं करेंगे। और जबकि डिसिप्लिन बहुत ही सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे हम कहीं बाहर रोड पर गाड़ी चला रहे हो या फिर कहीं वॉक कर रहे हो या कुछ भी अपना कोई काम सर अंजाम दे रहे हो, तो डिसिप्लिन की हमें सख्त ज़रूरत है। और साथ ही साथ कुछ खुर्रम साहब ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का भी जिक्र किया, और वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं, जिसकी वजह से हम अनफॉर्चुनेटली लोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और ये कैटेगोरिकली पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। साथ ही साथ मैं एक और डेवलपमेंट आपको देती चलूँ, जो कि है गैस की शॉर्टेज के हवाले से, पर्टिकुलरली सिंध में या कराची में 30 दिसंबर को एक अगली प्रोसीडिंग होगी, जिसमें जो SSD के चेयरमैन हैं उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने का कहा जाएगा कोर्ट में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।